Practice problem 1.66. Evaluate this equation around ellipse. अच्छा, आपके पास ये जो थ्योरम है ना, ये जो क्वेश्चन है ये हमने ग्रीन थ्योरम से करना है, लेकिन ग्रीन थ्योरम के 2 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। कुछ में आपने क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, ठीक है, और कुछ में क्या करना होता है, इवेलुएट करना होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको कहा हुआ है इवेलुएट करने का। इवेलुएट करने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, किसका आंसर क्या आ रहा है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होगा कि आपने फुल जो आपके पास ग्रीन थ्योरम है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने दोनों फाइंड करनी है, दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट आनी चाहिए। सही हो गया। तो यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, अभी आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.66 आपकी बुक का है। इसमें आपको वो कह रहे हैं कि आप इसमें क्या करें, इवेलुएट करें। पहले आप लिख लें ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम आपके पास क्या है, ग्रीन थ्योरम होता है आपके पास इंटीग्रल रोज इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन करली क्यू बाय करली एक्स माइनस करली पी बाय करली वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, इस ग्रीन थ्योरम की जो मेन फार्मूला है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और अब हम अपने जो हमारे पास गिवन एक इक्वेशन है रोज इंटीग्रल की फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, और उसे हमने ए कह लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये y जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x² y प्लस वाई क्यूब और dx फिर प्लस 2x क्यूब प्लस 3xy² और dy। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम आपके पास क्या हो रहा होता है। ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास जो dx के साथ टर्म है वो क्या होती है p, यानी ये सारी टर्म होगी p, और जो dy के साथ है वो क्या हो जाएगी q। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले क्या कर लेना है, लिख लेना है p हमारे पास ये और q ये हो गया। p हमारे पास 4x² y प्लस वाई क्यू, और जो है हमारे पास q वो क्या है 2x³ प्लस 3xy²। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें कि जो आपके पास ग्रीन थ्योरम की राइट हैंड साइड है उसमें q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है आपने, और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप p का विद रिस्पेक्ट टू y, b हालांकि dx के साथ वाली टर्म होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम उसकी राइट हैंड साइड पे p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो आप करली पे करली y और p पूरा अंदर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 4x² जो है वो अब कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। 4x² यहाँ पे आ गया, करली y पे करली y प्लस नेक्स्ट टर्म में जो है वो और कोई टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट करली y पे करली y और y क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो करली y पे करली y 1 बन जाएगा, और यहाँ पे y क्यूब क्या हो जाएगा 3y²। ठीक है, 3y² इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, वो हमने लिख लिया। फिर आप करली क्यू बाय करली x लिखेंगे, तो वहाँ पे 2 कांस्टेंट x क्यूब का डेरिवेटिव लेना है प्लस 3y² कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y² वाली टर्म और जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास गली x बाय गली x आ जाएगा, तो यह यहाँ पे ये 1 टर्म बन जाएगी, और यहाँ से 3x² आ जाएगा। तो ओवरऑल इसकी टर्म 6x² प्लस 3y² आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास यानी जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने लिख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल और उनकी जो वैल्यूज फाइंड की, यानी करली क्यू बाय करली x माइनस करली p बाय करली y की जो वैल्यूज आई वो मैंने अंदर अंदर लिख ली। ठीक है, फिर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये जैसे यहाँ पे ब्रैकेट की फॉर्म में इसीलिए लिखते हैं कि माइनस प्लस का साइन हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब फिर मैं ब्रैकेट जब ओपन करूंगी तो ये प्लस था ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी एज इट इज है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, 3y² और 3y²। ठीक है, पीछे 6x² माइनस 4x² बचा, ये देखिए 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन, और यहाँ पे क्या आ गया x², और इसका आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए x² का इंटीग्रेट करना है। पहले हम x² को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हम देखते हैं कि उसको इंटीग्रेशन करके हमारे पास आंसर क्या आता है x³ 3 इसका इंटीग्रल वैल्यू आई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2b और 3b कांस्टेंट, 2 और 3b कांस्टेंट आ गया x³ अंदर और फिर dy, यानी ये आपके पास हम कर रहे थे एक्चुअली जो इंटीग्रल हम ले रहे थे ये डबल इंटीग्रल था। पहले हमने एक इंटीग्रल को कर लिया सॉल्व, फिर अब हमारे पास दूसरा रह गया, दूसरा अब ये आ गया हमारे पास, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट में अगर लिखे हैं तो हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना पड़ेगा। y और dx अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा माइनस a sin थीटा d थीटा। ये आपको निकालना आता है, ये तो आपको
मैंने बताया भी हुआ है। जैसे इसका कैसे निकालेंगे, इसका होता है आप डी एक्स बाय डी थीटा, इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे ए कॉमन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाय डी थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए इधर ही आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा, तो यहाँ से ही आप देखिए डी एक्स अगर मैं साइड पे कर लूँ माइनस ए साइन थीटा, और ये डी थीटा दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। सही हो गया। अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, डी वाई क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा डी थीटा। तो अब आप क्या करें, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें x की जगह आपने a cos थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, dy की जो आपने निकाली वैल्यू वो पुट कर देनी है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, a cos थीटा का क्यूब b cos थीटा d थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब अगर आप पावर लगाएं तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, a की पावर क्यूब है वो यहाँ पे आ गया सेपरेट, और b की पावर क्या है, सिंपल है 1 है, तो वो 7 आ गया, तो ये 2/3 a क्यूब b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास इंटेग्रल, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्यूब है और ये कॉस है, तो ये कॉस 4 थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसको मजीद सॉल्व करना है, और आपके पास लिमिट्स यहाँ पे क्या होंगी, क्योंकि आप एक कंप्लीट रोटेशन हो रही है। एलिप्स में भी अगर आप देख रहे हो ना, तो एलिप्स भी क्या करेगा, पूरा जीरो से अगर एंगल से स्टार्ट किया तो उसने पूरा 2 पाई का कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है। ठीक है, तो 2 पाई तक इसकी लिमिट होगी, 0 से 2 पाई तक। अब 0 से 2 पाई तक हम क्या करते हैं, पहले ये तो हमें पता है कांस्टेंट टर्म है, पहले हम इसको अलग से इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसका जब इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास, उसको आगे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, देखें cos 4 डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 2 पाई, इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर लूँ तो वो इसके इक्वलेंट ही बनता है cos 4 थीटा के। ठीक है, वो ये हो जाएगा हमारे पास। और मैंने cos स्क्वायर थीटा क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो हाफ एंगल फार्मूला था, जो आपने मैट्रिक में या एफएससी में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ये वो फार्मूला आपके पास, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आपने cos स्क्वायर थीटा क्या कर देना है, इसकी जगह आप पुट कर देंगे ये सारी वैल्यू। ठीक है, ये जो इसकी जगह ना, ये सारी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, और आप देख रहे हैं कि इस सारे cos स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो मैंने इस सारे का भी स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया, 1/2 कॉमन ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसकी जरूरत नहीं अंदर, पीछे बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा उसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा है, इस पे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इस पे आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या होता है, ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब ए इसमें क्या है 1, बी क्या आपके पास cos 2 थीटा, ठीक है, ये आपके पास क्या है cos 2 थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो देखें, नेक्स्ट पेज पे आए और ये देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब इसकी जगह अब वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे, ओपन करने के बाद इस फार्मूला को, अब हम बारी बारी सबका अलग अलग इंटीग्रल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि 1/2 का स्क्वायर था, ये याद है आपको, 2 का स्क्वायर था, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये क्या होगी 1/4 टर्म, अब ये 1/4 ये होल इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये इन बारी बारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म के साथ आएगा। 1/4 इंटीग्रल डी थीटा प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2/4 cos 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, बाकी 1/4 सेम ऐसा ही रह रहा है। अब आप देखें कि जो आपके पास हाफ एंगल का फार्मूला था वो क्या था, हाफ एंगल का फार्मूला था cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसी हाफ एंगल फार्मूला में अगर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के बजाय यहाँ 2 लिख दूँ। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 2 था तो 2 के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा हाफ एंगल फार्मूला में। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने यही चेंजिंग की है आपके पास। देखें, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, अब ये cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या है 2 थीटा, तो इसलिए हमने इस फार्मूला को लिख लिया 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। अब ये जो है ये वाली टर्म है, इसकी जगह ये वाली टर्म आ जाएगी, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए,
पहली टर्म 1/4 इंटीग्रल डी थीटा प्लस 1/4, ये क्या आ गई 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, और फिर प्लस 1/2 cos 2 थीटा बाई डी थीटा आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आपके पास ये तो एज इट इज ये 1/4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, और इसका अलग से इंटीग्रल ले लेंगे डी थीटा, और ये सारी टर्म का आप अलग से ले लेंगे cos 4 थीटा डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसान सी है, उसमें आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में आप इस टर्म में जैसे 4 थीटा है, 4 थीटा को आप u सपोज कर लें तो डी यू क्या बन जाएगा, डी यू बनेगा आपके पास 4 डी थीटा। ठीक है, और अगर डी थीटा अगर अलग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा डी यू बाई 4, यानी डी थीटा की जगह डी यू बाई 4 लिख देंगे, और इसकी जगह u, ये देखें नेक्स्ट टर्म में मैंने लिख लिया cos u। ठीक है, यानी cos 4 थीटा के बजाय मैंने cos u लिख लिया और डी यू बाई 4 आ गया। सिमिलरली आपने जो आपके पास सेकंड टर्म है cos 2 थीटा, वहाँ पे 2 थीटा को हम v के इक्विवेलेंट सपोज कर लेंगे, v इक्वल्स टू 2 थीटा, dv क्या बन जाएगा 2 d थीटा बन जाएगा, और यहाँ से d थीटा क्या हो जाएगा dv बाई 2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि dv बाई 2, ये सारी टर्म्स आ गई हमारे पास। अब आप इंटेग्रल लेंगे तो यहाँ इसका क्लोज इसका इंटेग्रल लेंगे तो क्या आएगा थीटा। ठीक है, और इसका इंटेग्रल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स इसका भी थीटा है, थीटा बाई 8 आ जाएगा। कॉस का लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा होगा, और साइन थीटा यू हो जाएगा, और ये 4 तो ऑलरेडी था तो ये 4 यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, 2 के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो आप इंटीग्रल लेंगे वो होगा साइन v। ठीक है, अब v और u की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, u 4 थीटा के इक्वल था वो हमने लिख लिया, v हमारे पास 2 थीटा के इक्वल था वो लिख लिया। ठीक है, ये सारी बातें हमने लिख ली, लेकिन अभी तक हमने इसमें लिमिट्स नहीं पुट किए। ठीक है, 0 से 2 पाई तक वो भी हमने करने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 8, ये साइन 4 थीटा बाई 32, साइन 2 थीटा बाई 4, ये बन रहा है आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है लिमिट्स पुट कर देने, लिमिट्स हमारे पास थे 0 से 2 पाई तक, तो अब बारी बारी इन तीनों टर्म्स में हमने लिमिट पुट करने हैं। इधर पुट करेंगे 2 पाई बाई 0 माइनस 0, तो सिर्फ 3 बाई 8 2 पाई बच जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 32, और साइन 4 थीटा है, साइन 4 थीटा इसका मतलब है 2 पाई थीटा के अंदर आएगा, तो क्या बन जाएगा साइन 8 पाई, साइन 8 पाई माइनस साइन 0। अच्छा, साइन की ना आपको याद होगा जो कैलकुलेशन आपने की हुई थी, या वैसे भी आपको याद है साइन हमेशा 90 पे यानी पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, और इसी तरह 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय सॉरी 2 नहीं 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 उन पे आप इसकी वैल्यू 1 -1 वगैरह होंगी, लेकिन इसके अलावा अगर वो दे साइन 180 अगर आप फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से आप चेक भी कर लीजिएगा, साइन पाई पे साइन 2 पाई पे साइन 3 पाई पे इसकी इन पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इस पे इनकी वैल्यू क्या होती है 0, इन पे हमेशा ये 0 देता है जो पाई के एंगल पे दे रहा हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 पाई हो गया, चाहे 8 हो चाहे 16 हो चाहे जितना मर्जी पाई हो, साइन एंगल आप उसके अंदर वैल्यू पुट करके देखें कि उसका आंसर क्या आएगा 0, और साइन 0 भी आंसर क्या देता है 0। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा, इसका मतलब है ये सारी टर्म तो दे ही आंसर रही है 0। ठीक है, ये क्या दे रही है 0, तो आपके पास टर्म बची यहाँ पे क्या, क्योंकि हमारे पास लिमिट 0 से 2 पाई थी कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच गई यानी 3/8 2 पाई, ये इसे इक्वेशन नंबर हम 3 कह लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है, यानी जो हमारे पास इक्वेशन थी हमने वहां पे फाइंड किया हुआ था 2a³ बाई 3, और यहाँ पे हमारे पास क्लोज इंटेग्रल cos 4 थीटा डी थीटा था। ठीक है, अब जो cos 4 डी थीटा था उसकी जगह हमने वैल्यू फाइंड कर ली जो हमारे पास ये आई। ठीक है, अब हमने वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है 3/8 2 पाई, तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक 3 था डिनोमिनेटर में, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 4a³ पाई बाई 8 आ गया। ठीक है, अब ये 4 भी कट जाएगा, 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 यानी पाई a³ बाई 2। तो ये आपके पास एक इसका आंसर आ गया अभी जो आपकी बुक में था प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.66 का, ये इसका आंसर है पाई a³ बाई 2। तो ये ग्रीन थ्योरम यूज करके हमने फाइंड कर लिया